नमस्कार। हिंदी शिक्षण के आभासी मंच पर आप सभी का पुनः स्वागत है। कक्षा 10 का थर्ड प्री बोर्ड संपन्न हो चुका है। इस दौरान जो हिंदी का प्रश्न पत्र आया है उसे हम इस आभासी मंच पर हल करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछली वीडियो क्लिप में प्रश्न संख्या 6 तक हम हल कर चुके हैं। आज की इस वीडियो क्लिप के दौरान, इस क्लास के दौरान हम प्रश्न संख्या 7 से शुरुआत करेंगे। प्रश्न संख्या 7 में हमारी पाठ्य पुस्तकें आ जाती हैं, अर्थात क्षितिज और कृतिका से भी जो प्रश्न हैं वो यहाँ पर आने शुरू हो जाते हैं। शुरुआत में आप देखते हैं कि प्रश्न संख्या 7 में जो गद्यांश दिया गया है उस पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं और वे भी बहुविकल्पात्मक हैं, अर्थात आपको इस गद्यांश को पढ़कर और जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से सही विकल्प कौन सा है इसका चुनाव करना है और आपको ये देखना है कि कौन से पाठ में से यह गद्यांश लिया गया है। किंतु खेती बाड़ी करते परिवार भी रखते बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टोक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप में रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजारा चलाते। तो सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि यह गद्यांश कौन से पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन हैं। यह आपकी स्मृति में होना चाहिए। वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक तरह से संकेत बिंदु भी दे दिए जाते हैं कि आप इनमें से देख सकते हैं कि कौन सा लेखक इस पाठ का है। पहला प्रश्न है, गद्यांश के लेखक का नाम क्या है। आपके सामने यहाँ पर जो नाम है आपको इनमें से पहचानना है और आप देख सकते हैं कि जो तीसरा विकल्प है राम वृक्ष बेनीपुरी, ये इसका सही उत्तर बनता है। राम वृक्ष बेनीपुरी ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गृहस्थ होते हुए भी बाल गोविंद भगत साधु थे, क्यों। गृहस्थ का अर्थ क्या होता है। गृहस्थ होता है जो जिसका अपना परिवार होता है, जो सांसारिक कार्यकलाप सभी करता है। और फिर भी साधु, साधु की परिभाषा हमारे अनुसार क्या बनती है, यानी जो विरक्त हो जाता है, जो घर में नहीं रहता, परिवार के साथ नहीं रहता है, जो मोह माया को त्याग देता है, उसे हम परंपरागत तौर पर साधु कहते हैं। तो यहाँ पर आप से प्रश्न किया गया है कि गृहस्थ होते हुए भी बाल गोविंद भगत साधु थे, क्योंकि आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कौन सा विकल्प सही रूप में यहाँ पर खरा उतरता है। वे पीले वस्त्र पहनते थे, सर पर जटा धारण करते थे, प्रतिदिन मंदिर जाते थे और आप अंतिम वाला आप देख सकते हैं कि वे साधु की सभी परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले थे। तो इसका सही जो उत्तर बनेगा वो हम बनेगा कि देखिए, केवल मंदिर जाने से कोई साधु नहीं हो जाता, वो पीले वस्त्र पहन लेने से भी नहीं हो जाता है, जटा धारण करने से भी नहीं बन जाता है। लेकिन जो साधु की परिभाषा दी जाती है कि वो मोह माया में लिप्त नहीं थे, सांसारिक सुखों को महत्व नहीं देते थे, वो सारी की सारी इनके ऊपर लागू होती है। तो इसका सही विकल्प बनता है कि साधु की सभी परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले थे। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत साहब किसे मानते थे। यहाँ पर देखिए किसे नहीं बोला गया, लेकिन यहाँ पर जो कहा गया है कि वो साहब मानते थे, तो आपने यहाँ ऊपर देखा है कि वो साहब के दरबार में, और दरबार किसे, कबीर को साहब मानते थे। यहाँ पर साहब कहा गया है, यहाँ पर वे कबीर को साहब मानते थे। तो यहाँ से आपका सीधा सीधा उत्तर बनता है कि वो बाल गोविंद भगत साहब किसे मानते थे, वे कबीर को साहब मानते थे। यहाँ पर इसका उत्तर आएगा, पहला विकल्प इसका सही होगा।
अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सी बातें जो यहाँ पर कही गई है विकल्प के तौर पर, वे आपको लगता है कि वो उनके बारे में सही नहीं है। कभी झूठ नहीं बोलते, ये बिल्कुल सही बात थी। खरा व्यवहार करते, बिल्कुल सही बात थी। दो टूक बात करते, बिल्कुल सही बात ये भी है। खामखा झगड़ा मोल ले लेते, देखिए ये उल्टा बोला गया है, होना क्या चाहिए था, खामखा झगड़ा मोल नहीं लेते थे, यानी कि लेकिन यहाँ पर नहीं हटा दिया गया है। तो आपको इसको ध्यान से देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ये इसका अर्थ क्या बनेगा, क्या उनके व्यक्तित्व से, उनके कार्यों से मेल खाता है। तो वो कोई झगड़ा मोल नहीं लेते थे, तो इसका सही विकल्प आएगा ये चौथा विकल्प। साहब के दरबार से मतलब है, तो यहाँ पर देखिए जो अड़ंग है उसमें पूछा गया है कि साहब का दरबार कौन सा। तो आप ऊपर पढ़ चुके हैं कि वो कबीर पंथी मठ से इसका तात्पर्य है, यानी कबीर पंथी मठ इसका सही विकल्प बनकर आएगा कि साहब का दरबार अर्थात कबीर पंथी मठ। अगला प्रश्न है 8वां। यहाँ पर आपको गद्यांश नहीं दे रखा है लेकिन विकल्प अवश्य दे रखे हैं। कैप्टन को देखकर हवलदार साहब अवाक रह गई। देखिए ये आपको ध्यान आ गया है कि ये नेताजी का चश्मा पाठ है, जिसमें एक हवलदार साहब एक पात्र होता है जो कि नेताजी की मूर्ति को रोज देखता है और वहाँ से गुजरते हुए उसमें जो कमी है उसके प्रति भी वो परिचित हो चुका है, और उसे ये पता लगता है कि कोई कैप्टन है जो कि उस पर चश्मा लगाने का कार्य करता है। तो चश्मा लगाने का कार्य कैप्टन करता है। जब हम इस शब्द को बोलते हैं तो हमारे सामने एक चित्र बन जाता है कि वह लंबा तगड़ा फौजी जवान होगा, रोबीला व्यक्तित्व होगा, और ये सारी बातें हमारे सामने आ जाती हैं। हमारे मन में एक चित्र बन जाता है इन चीज़ों का। लेकिन जब कैप्टन हवलदार साहब के सामने आता है, अवाक यहाँ पर होगा, यानी कि वो आश्चर्यचकित रह गए, उनके मुंह से जुबान नहीं निकली, वो एकदम से चुप रह गए। क्यों रह गए? क्योंकि वह कैप्टन नहीं था बल्कि मरियल सा बूढ़ा और लंगड़ा व्यक्ति था। यानी जैसा चित्र उसने अपने मन में उसके प्रति बनाया था उसे बिना देखे, वो चित्र इससे बिल्कुल विपरीत था, यानी कि वो मरियल सा बूढ़ा और लंगड़ा व्यक्ति था। तो इसका सही विकल्प आएगा ये विकल्प 3। तो विकल्प 3 इसका सही उत्तर बनकर आएगा। अब अगला है, देखिए ख भाग है इसका 8वें का। लखनवी अंदाज के लेखक का रेल के डिब्बे के बारे में क्या अनुमान था? देखिए लखनवी अंदाज आपने पढ़ा है, उसमें आपने देखा कि जो लेखक है वह दूसरे दर्जे के जो डिब्बा है उसके टिकट लेता है, और उसकी टिकट लेते समय उसके मन में कुछ ख्यालात थे कि वो क्या सोच कर लेता है, ये आपने वहाँ पर पढ़ा है। तो क्या अनुमान था, क्या अंदाज़ा था, क्या उसने सोचा था कि उस रेल के डिब्बे में जब वो सफ़र करेगा तो वो कैसा होगा? तो इन 4 विकल्प हैं, इनमें से देखिए ज़रा आप क्या सोचते हैं कि लेखक ने क्या सोचा था। देखिए वो भीड़ भाड़ से बचना चाहता था, ये भी आप सोच सकते हैं, और उसमें बहुत कम व्यक्ति जाएंगे तो वो गंदा भी नहीं होगा, ठीक है। और मुख्य तौर पर वह क्या चाहता था, वो अकेले यात्रा करना चाहता था, और वह प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद भी लेना चाहता था, कहानी भी लिखना चाहता था जिसके लिए एकांत होना आवश्यक है। तो इसका यहाँ पर सही विकल्प आता है कि डिब्बा निर्जन होगा। निर्जन का मतलब होता है निर प्लस जन, यानी जन रहित, यानी वहाँ व्यक्ति नहीं होंगे। जन का अर्थ होता है व्यक्ति, कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। यही सोचकर उसने इस रेल के डिब्बे की टिकट ली थी और इसमें यात्रा करने का निर्णय लिया था। तो उसका विकल्प कौन सा सही होगा कि डिब्बा निर्जन होगा। विकल्प 2 इसका सही उत्तर होगा। अब अगला है, जब हम पद्य भाग में आ जाते हैं, पद्यांश को आपको पढ़ना है और इसके आधार पर जो प्रश्न दिए गए हैं उनके विकल्प में से सही विकल्प का चुनाव करना है।
हरे ही राजनीति पढ़ी आई, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़े बुद्धि जाने जो उनके, जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। अब पहल अपने मन फेर पाई है, चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनिति करें आपुंजे, और अनिति छुड़ाए। राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। आपको ध्यान आया, यह सूरदास द्वारा लिखित पद के अंतर्गत जो गोपियाँ उद्धव को संबोधित करके कहती हैं वो यहाँ पर संकलित किया गया है। गोपियाँ संवाद कर रही हैं, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और पद छंद है। और इसमें गोपियाँ उद्धव से उस समय बात कर रही होती हैं जब उद्धव उन्हें उनके लिए योग का संदेश लेकर आते हैं, जो कृष्ण के द्वारा भेजा गया है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि इसके कवि कौन है, और आप आराम से बता सकते हैं कि इसका कवि कौन है। इसका कवि सूरदास है, यानी कि विकल्प 3 इसका सही उत्तर होगा। उलाहना कौन दे रहा है? उलाहना यानी शिकायत है। शिकायत कौन कर रहा है? उलाहना कौन दे रहा है? तो यहाँ पर गोपियाँ उलाहना दे रही हैं। तो गोपियाँ हैं जो कि उद्धव से उलाहना दे रही हैं। किसके बारे में? कृष्ण के बारे में। गोपियों के अनुसार राजधर्म, तो इसका विकल्प होगा 4। राजधर्म क्या है? राजा का धर्म क्या है? धर्म यानी कर्तव्य क्या है? तो राजा का कर्तव्य उन्होंने बताया है ना, जो प्रजा न जाहि सताए, यानी जो प्रजा के ऊपर अत्याचार नहीं करता, प्रजा को सताता नहीं है, बल्कि प्रजा को अन्याय से बचाता है। तो इसका विकल्प 4 है जो इसका सही उत्तर बनकर आएगा। अगला जो प्रश्न है उसमें आप देखिए कि श्री कृष्ण की बढ़ी हुई बुद्धि का गोपियों को कैसे पता लगा, यानी कि कैसे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि जो कृष्ण है उसकी बुद्धि वहाँ जाकर के बढ़ गई है, कैसे उसे उन्हें इस बात का एहसास हुआ है। तो देखिए उन्होंने बताया है ना कि उधर ऊपर आप देखिए जरा, ये जो पद्यांश है, ये बड़ी बुद्धि जो जाने जो उनकी जोग संदेश पठाए, यानी कि योग का संदेश जो भेजा है, पठाए यानी भेजा है, इसी से हमें अंदाज़ा हो गया है कि उनकी बुद्धि पहले से और भी ज़्यादा बढ़ गई है, यानी उनके अंदर ज्ञान का ज़्यादा आगमन हो गया है। तो ये जो कृष्ण ने योग का संदेश भेजा है, इस के आधार पर हम कह सकते हैं कि गोपियाँ अंदाज़ा लगाती हैं कि उसकी बुद्धि बढ़ गई है। तो दूसरा जो विकल्प है इसका सही उत्तर बनेगा कि जो कृष्ण है उसने योग का संदेश गोपियों के लिए भेजा है। श्री कृष्ण ने चलते समय गोपियों की कौन सी वस्तु चुरा ली थी? ये देखिए इसका उत्तर यही बनता है, आप देखेंगे ये आप अब अपने मन फेर पाई है, चलत जो होते चुराए। चलते हुए मथुरा जाते समय उसने जो हमसे चुरा लिया था हमारा मन, तो क्या चुरा लिया था उसने? मन चुरा लिया था, जिसे अब वो वापस पाना चाहती हैं। तो विकल्प 3 है जो इसका सही उत्तर बनेगा। विकल्प 3 इसका सही उत्तर बनेगा। तो मन इसका सही उत्तर है, जो मन कृष्ण ने गोपियों का मथुरा जाते समय चुरा लिया था, उसे वे अब वापस पाना चाहती हैं। प्रश्न संख्या 10 है, इसमें भी विकल्प दिए गए हैं। गोपियों ने अपने प्रेम की दृढ़ता को प्रकट करने के लिए किस पक्षी का उदाहरण दिया है? आया है ना यहाँ पर, आपने पूरी कविता पढ़ी है, उसमें आपने एक पक्षी का नाम देखा है, पढ़ा है। तो आप ये भी आप समझ चुके हैं कि उस पक्षी के नाम को वहाँ पर रखने का तात्पर्य गोपियों का केवल यही है कि वो बताना चाहती हैं कि हमारा मन, हमारा प्रेम कितना मजबूत है। तो वो विकल्प 2 आएगा, वो हारिल पक्षी का नाम आया है, जो कि अपनी लकड़ी को साथ में लिए घूमता है और उसी के सहारे वह अपने आप को मजबूत महसूस करता है। तो यहाँ पर गोपियाँ भी श्री कृष्ण को अपने एक लकड़ी के समान महसूस करते हैं, सहारे के समान महसूस करते हैं। यानी हारिल पक्षी के लिए लकड़ी सहारा थी, और यहाँ गोपियों के लिए जो कृष्ण भगवान है वह भी एक लकड़ी के समान है। तो विकल्प 2 इसका सही होगा। कन्यादान कविता में स्त्री जीवन के बंधन किसे कहा गया है? देखिए समाज बंधन नहीं है ना, अत्याचार बंधन है। बंधन क्या होता है? जो हम अपने मन से मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो स्त्री जाति का जो एक स्वाभाविक आकर्षण होता है वस्त्र और आभूषण के प्रति,
तो वस्त्र और आभूषण है जो कि उनके लिए एक बंधन के रूप में आता है। तो विकल्प 3 इसका सही उत्तर बनेगा। यहाँ तक तो था खंड ए, जिसमें विकल्प दिए हुए थे और आपको किसी एक सही विकल्प का चुनाव करना था। लेकिन अब आपके सामने है खंड ब, जिसमें आपको वर्णनात्मक प्रश्न देने हैं, यानी कि प्रश्नों का जो उत्तर है वो आपको लिखित में देना, लिखना है, यानी कि वर्णन करना है उनका। विकल्प का चुनाव नहीं करना अब आपको वर्णन करना है। वहाँ पर आपको विकल्प निकाल करके लिखना था, यहाँ पर आपको जो आपकी स्मृति में है, जो आप समझ पाते हैं वो आपको लिखना है। तो प्रश्न संख्या 11 है, उसमें देखिए जरा। जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था तब तक उनके मानस पटल पर उनका कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखे। मानस पटल यानी कि मन के पर्दे पर। जब आपने देखा कि नीरज का चश्मा जो पाठ है उसमें हवलदार साहब जब कैप्टन को साक्षात देखते हैं तो देखते हैं कि बूढ़ा मरियल सा व्यक्ति है, तो एक तरह से वो अवाक रह जाते हैं। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके मन पर कौन सा चित्र उस कैप्टन का अंकित हो गया होगा। तो जैसे कि कैप्टन नाम लेते हैं, रोबदार एक व्यक्ति तो हमारे सामने प्रस्तुत होता है कि रोबीला चेहरा होगा, घनी मूछें होंगी और लंबा तगड़ा हष्ट पुष्ट स्वस्थ एकदम से। तो इस तरह का कोई व्यक्तित्व होगा जो कि पहले फौज में काम कर चुका होगा, सेना में काम कर चुका होगा, कि हो सकता है वो कैप्टन के पद पर कार्य कर चुका हो। तो एकदम से जो स्वस्थ और लंबा तगड़ा जो व्यक्ति होता है उस तरह का जो चित्र है वो हमारे मानस पटल पर, यानी कि हवलदार साहब के मानस पटल पर बन चुका था। तो ये हम अंदाज़ा, ये हम कल्पना यहाँ पर कर सकते हैं। बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत करना है आपको यहाँ पर। तो यहाँ बाल गोविंद भगत एक व्यक्ति है, यहाँ आपने पाठ में देखा है कि उसके व्यक्तित्व के बारे में भी लेखक ने लिखा है, उनकी वेशभूषा का भी वर्णन किया है। तो व्यक्तित्व के बारे में जब हम एक बात करते हैं तो उसकी उम्र कितनी हो चुकी है और उसका चेहरा कैसा है, उसके बाल कैसे, यानी बाल सफ़ेद बाल हैं और उसका लेकिन तो भी सफ़ेद बाल भी एक तरह से उसके चेहरे को एक गरिमा प्रदान करते हैं, आकर्षण प्रदान करते हैं। और वो गले में जैसे तुलसी की माला पहने रहता है और जो रामानंदी टीका है वो उसने लगा रखा है। और इसके साथ साथ उसने जो वेशभूषा धारण कर रखी है उसके बारे में हम बताएंगे कि एक लंगोटी और सिर पर जो कनफटी टोपी वो पहनते हैं, वो भी इस पाठ में दिखाया गया है कि किस तरह का जो उसका चेहरा, उसकी आकृति, उसका शरीर, उसका पहनावा, वो सब हमें यहाँ पर बताना है। अगर हम उसका व्यक्तित्व जानना चाहते हैं तो वो सारी बातें आपको यहाँ पर लिखनी हैं। अगला प्रश्न है, नवाब साहब द्वारा बड़े मनयोग से खीरा काट कर फिर सूंघ कर बाहर फेंक देने के पीछे आप क्या वजह पाते? वजह यानी कि कारण। ये जो लखनवी अंदाज पाठ था इसमें वास्तव में उन सामंतों पर कटाक्ष किया गया है, उन नवाबों पर कटाक्ष किया गया है जो आज नवाबी से तो बेदखल कर दिए गए हैं, लेकिन आज भी वे अपने आप को वहीं पर महसूस करते हैं, उसी स्थान से पर बने रहना चाहते हैं, वहाँ से हटना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर जो नवाब साहब है वह जिस डिब्बे में यात्रा कर रहा है उसे लगा नहीं होगा कि वहाँ पर कोई और भी आ सकता है, और इसी अंदाज से उसने वहाँ पर खीरा काट कर रखा था, तौलिए पर बड़े सजा करके नमक मिर्च छिड़क करके रखा है, तो सूंघता है। लेकिन जब वहाँ पर उसे दिखाई देता है लेखक, तब उसके एक सामान्य व्यक्ति के सामने उसके नवाबी शान में कुछ खलल पड़ता है, क्योंकि उसे अपनी नवाबी झूठी शान भी तो दिखानी होती है ना। तो इसलिए वह उसे खाने के बजाय सूंघ कर ही उसे फेंक देता है। तो एक तरह से यहाँ पर वह अपनी झूठी शान दिखाने की कोशिश करता है, अपने नवाबीपन दिखाने की कोशिश करता है, अपना अमीर स्वभाव दिखाने की कोशिश करता है। वो जताना चाहता है कि हम सामान्य चीज़ों को तो केवल सूंघ कर ही फेंक देते हैं, हम सामान्य चीज़ों का स्वाद नहीं लेते हैं। अर्थात वह अपने आप को एक नवाब के रूप में ही पेश करना चाहता है।
मानवीय करुणा के दिव्य चमक पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। देखिए, आपने जो मानवीय करुणा के दिव्य चमक पाठ पढ़ा है उसमें फादर बुल्के के बारे में बताया गया है कि वह किस तरह से भारत में आया, क्यों आया, और यहाँ आकर के उसने भारतीय संस्कृति के लिए, हमारी राष्ट्रभाषा के लिए, हिंदी के लिए उसने कौन कौन से प्रयत्न किए और वे कहाँ तक सफल हुए। तो आपको उन प्रसंगों के का यहाँ पर वर्णन करना है जिससे आपको ये लगता है, एक तरह से प्रमाणित होता है कि उन्हें हिंदी के प्रति प्रेम था। सबसे पहले तो आप देखिए कि उसने यहाँ आकर हिंदी से ही स्नातक और स्नातकोत्तर जो पास की है वो दिखाती है कि उनका हिंदी के प्रति प्रेम है। और फिर वो आप देखते हैं कि परिमल नामक एक साहित्यिक संस्था थी, उसमें भी शामिल रहते थे और हमेशा ही किसी कहानी या कविता के ऊपर अपने विचार भी प्रस्तुत करते रहते थे। अनुवाद कार्य भी करते थे वे, जैसे कि ब्लू बर्ड एक नाटक था जिसका नीलपंछी के नाम से उन्होंने अनुवाद किया हिंदी में। और एक सबसे मुख्य बात है कि उन्होंने एक प्रामाणिक अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया। वो दिखाता है कि वे किस तरह से हिंदी को और भी अच्छा मुकाम दिलाना चाहते थे, और वो उन्हें बड़े इस बारे में खींच होती थी कि क्यों यहाँ के लोग हिंदी को महत्व नहीं देते हैं। वो तो हिंदी को एक राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। तो बहुत सारे कार्य आप इस पाठ में देखते हैं कि जो ये दिखाते हैं कि उनका हिंदी के प्रति प्रेम जाहिर होता है। प्रश्न संख्या 12 है, आप देखिए जरा, ये काव्य खंड में से आया है। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। आपने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता पढ़ी जो तुलसीदास द्वारा लिखी गई थी। इसमें आपने देखा कि लक्ष्मण परशुराम के सामने जो संवाद करते हैं तो उनमें एक कटाक्ष का भाव होता है जिससे कि परशुराम का गुस्सा और भी ज़्यादा भड़क जाता है। तो लक्ष्मण साहस का पर्याय तो हैं, उनके अंदर वीरता तो है, लेकिन अगर उनमें विनम्रता भी हो तो एक तरह से हम कहेंगे कि परशुराम का गुस्सा और ज़्यादा नहीं भड़कता, उनमें क्रोध की भावना नहीं भड़कती। तो अगर हमारे पास साहस है, शक्ति है, जैसे कि राम बोलता है वो अत्यंत विनम्रता के साथ बोलता है। शुरुआत में बोलता है तब अपने आप को दास कहता है, और जब कविता यहाँ पर खत्म होती है वहाँ पर भी आप देखते हैं कि वह इशारे से लक्ष्मण को मना करता है और परशुराम को संबोधित करता है। तो यहाँ पर साहस और शक्ति राम के पास भी है और लक्ष्मण के पास भी है, लेकिन राम के पास क्या है, विनम्रता है। तो यहाँ राम के पास जो विनम्रता है अगर वह सभी के पास हो तो इससे हमारी शक्ति का दुरुपयोग होने से बच जाता है। हम किसी अन्य व्यक्ति को परेशान नहीं करते हैं, बल्कि हम उसे, जैसे कि यहाँ पर राम उसे शांत कर देते हैं परशुराम को, क्योंकि उसके वचन कैसे हैं, शीतल वचन हैं, यानी कि सामने वाले व्यक्ति को शीतलता प्रदान करते हैं। तो इससे हमारे अंदर अहंकार की भावना भी नहीं आती है। तो विनम्रता साहस और शक्ति के साथ होनी चाहिए, इससे हम एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के रूप में उभर कर आते हैं और स्थिति खराब होने से बच जाती है, अच्छी स्थिति वहाँ पर प्रस्तुत हो पाती है। अगला है, निराला जी ने उत्साह कविता में बादलों के गरजने का आह्वान क्यों किया है। आपने देखा कि उत्साह कविता में निराला बादलों को संबोधित करते हैं और उन्हें एक तरह से जहाँ भी वो बादल को संबोधित करते हैं दो अर्थ उनके सामने स्पष्ट होते हैं। एक तो वे धरती की जो गर्मी है उसे शांत करना चाहते हैं, यानी पानी की जो कमी है उसे पूरा करना चाहते हैं ताकि पेड़ पौधे नवजीवन प्राप्त करें। लेकिन एक और अर्थ इसमें है, वो है क्रांति। वो जो क्रांति है उसके माध्यम से जो संपत्ति है उसका समान वितरण चाहते हैं। तो क्रांति कब संभव हो सकती है, जब उत्साह की भावना होती है। तो वे गरजने का कहने का तात्पर्य उनका केवल उत्साहित करना है, वे लोगों को उत्साहित करना चाहते हैं, क्योंकि क्रांति से ही बदलाव संभव होता है। तो वे क्रांति से परिवर्तन आता है, तो वे लोगों को उत्साहित करना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं। और इस तरह से इसी कारण से वे सामान्य रूप से बरसना नहीं बल्कि गरजने का आह्वान करते हैं। कन्यादान कविता में माँ अपनी बेटी को क्या सीख दे रही है। आपने कन्यादान कविता पढ़ी, उसमें आपने देखा कि जो माँ है वो एक परंपरागत माँ नहीं है,
बल्कि वो एक क्रांतिकारी माँ के रूप में प्रस्तुत होती है। माँ क्या होती है कि वह अपने नारी जाति की में कौन कौन सी कमजोरियाँ होती है वो पहचान जाती है, और वह नहीं चाहती कि उसकी बेटी को भी उन कमजोरियाँ की वजह से जो शोषण है उसका सामना करना पड़े, शोषित होना पड़े, वो ऐसा नहीं चाहती है। इसीलिए वो अपनी बेटी को बोलती है कि बेशक कोमल रहना, लेकिन कोमलता को अपनी कमजोरी मत बनने देना। फिर वो कहती है कि अत्याचार सहन मत करना, वो भी इसीलिए कहती है, यानी कि अन्याय के सामने मत झुकना। फिर वो कहती है कि नारी जाति का स्वाभाविक आकर्षण होता है उसके वस्त्र और आभूषण, तो और उनकी सुंदरता, वह इनके प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षित रहती है, तो उनसे बचने का भी उसने यहाँ पर अपनी बेटी को सीख दी है। तो वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करे, शोषण का शिकार हो, अत्याचार सहन करे, इसलिए वह उसे इन सब से बचने के लिए सीख देती है कि तुम जो सही वस्तु है उसका सही इस्तेमाल करना, अर्थात आग का कार्य जो है वही होना चाहिए, उसका जलने के लिए प्रयोग मत करना, अर्थात अपनी बेटी को सुरक्षित और एक प्रगतिशील नारी के रूप में रहने की सीख दे रही है। अगले है कृतिका पुस्तक आ जाती है। यहाँ पर आप देखते हैं कि माता का अंचल पाठ के आधार पर बताइए कि पुराने ज़माने में बच्चों की देखभाल में माता पिता का किस प्रकार योगदान होता था। माता का अंचल पाठ में आपने देखा है कि जो बच्चा है वह अपने माता पिता के साथ ही रहता है, उनसे थोड़ा दूर होता है, लेकिन दूर होते हुए भी माँ बाप की निगाह में रहता है, ये मुख्य बात है। और माँ बाप अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने बच्चों के साथ बिताते हैं, और खेल खेल में ही वह बहुत सारी बातें उनके द्वारा सीख जाता है, और खेल खेल में ही सीखने की वजह से उसके अंदर जो नैतिक गुण है वो भी बने रहते हैं, और माता पिता का जो स्नेह है वो भी उनके प्रति बना रहता है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जब वह चूहे के बिल में से पानी डालने की वजह सांप निकलता है, तो वह बच्चे भागते हैं, और वह जो यहाँ पर जो पात्र है, नायक है, वह भागते हुए पिता के पास नहीं बल्कि माँ के पास जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उसे अपनी माँ के आंचल में सुरक्षा प्राप्त होती है। तो पुराने ज़माने में माता पिता अपने बच्चों को स्वाभाविक तौर पर वात्सल्य का जो प्राप्ति है उसमें योगदान देते हैं, और उसकी परवरिश को उनके प्रति समर्पित रहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा समय उसके परवरिश में देते हैं, उसके हर खेल का हिस्सा बनकर आते हैं, और उनके जो व्यक्तिगत कार्य है, नहलाना, कपड़े धोना और उसके खाना खिलाना, वो सारे कार्य, जैसे कि उसकी माँ उसे किस तरह से जो खेल खेल में ही खाना वो भी ज़्यादा खिलाती है, उसके पिता कैसे पूजा पाठ करते समय उसे अपने पास बिठाते हैं, कंधे पर बिठा करके ले जाते हैं, तो बच्चों का बचपन ज़्यादा स्वस्थ होता था। आज के दौर में अगर हम देखें तो माँ बाप के पास क्योंकि इतना समय नहीं है, तो वो इतने परवरिश जो पहले की होती थी उस आधार पर अपना पूरा योगदान नहीं दे पाते हैं। जहाज पंचम के नाक लगाने का कार्य किसे दिया गया है? ये भी कृतिका का पाठ है, और आपको पता है कि मूर्तिकार को दिया गया था। उसने क्या क्या प्रयास किए, अब आप देखेंगे उसने प्रयास क्या क्या किए। एक तो वो नाक का उसने नाप लिया, और नाप लेकर के उसकी जैसी नाक उसी के जो अनुपात की नाक है ढूंढने के लिए वह पहाड़ों पे जाता है, हिंदुस्तान के हर जगह पर जाता है, बंगाल, बिहार, गुजरात, मुंबई, उत्तर प्रदेश, सब जगह जाता है जहाँ पर उसे उसके अनुपात के नाक मिलने की संभावना होती है। बिहार के सेक्रेटरीट के सामने जो सन 42 में बच्चे शहीद हुए थे उनकी नाक का नाप लेने के लिए रोज जाता है, और आप देखते हैं कि उसने सब जगह का दौरा किया, सभी महापुरुषों की जो मूर्तियां हैं उन पे जो नाक है उसका निरीक्षण किया, लेकिन किसी की भी नाक उसके अनुपात में सही नहीं आई, बल्कि हमारे देश के जितने भी शहीद थे, जितने महापुरुष थे, उनकी नाक जहाज पंचम की नाक से लंबी ही निकली। तो ये सारे प्रयास आप यहाँ पर लिखेंगे। साना साना जोड़े में स्नोफॉल का जिक्र किया गया है, कमी का जिक्र किया गया है। तो आपके विचार से प्रदूषण को कौन कौन से दुष्परिणाम यानी कि बुरे परिणाम
सना सना जोड़ी में आपने देखा कि जहाँ जहाँ उन्हें बर्फ मिलने की संभावना थी वहाँ बर्फ नहीं मिली। क्यों नहीं मिले? क्योंकि वो पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो चुके थे। और जहाँ पर उन्हें संभावना नहीं थी, जैसे लायोंग एक जगह का नाम, कटाओ एक जगह का नाम था, कटाओ में उन्हें नहीं लग रहा था कि यहाँ पर बर्फ मिलेगी, लेकिन वहाँ पर उन्हें बर्फ मिली। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कटाओ एक पर्यटन स्थल के रूप में नहीं उभरा था, तो वहाँ पर लोग कम जाते थे। अब ज़्यादा लोग जाएंगे तो दुकानें बनेंगी और वहाँ पर जो गंदगी है उसका विस्तार भी देखने को मिलेगा। तो जहाँ जहाँ भी पर्यटन स्थल बनता है वहाँ वहाँ पर ही जो प्रदूषण है उसकी मात्रा बढ़ती चली जाती है। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कैसे आजकल मौसम में परिवर्तन आता है और गर्मी की बहुतायत हो गई है, और जो बर्फ पिघलने का जो स्तर है वो भी ऊंचा हो जाता है, उसका समुद्र में जो स्तर है वो भी बढ़ता चला जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ध्वनि प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके अनेक बीमारियां, उनके अनेक परिणाम भी हमारे सामने हैं, जो कि समय समय पर लोगों को प्रभावित करते रहते हैं, और लोग तब सोचने को विवश भी हो जाते हैं कि इसका क्या इस तरह का समाधान इनका होना चाहिए कि प्रदूषण ना बढ़े।